नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है समीकरण संख्या के एक और वीडियो में। अब हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे हम कि समीकरण संख्या को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि हम समीकरण संख्या कैसे मान रहे थे, z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। ये हमारा कौन सा होता है, कार्तीय स्वरूप होता है, जिसमें x हमारा क्या होता है। अगर हम इसे आर्गेंट तल में प्रदर्शित करके देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस। इसे हम वास्तविक अक्ष भी बोलते हैं और इसे हम काल्पनिक अक्ष भी बोलते हैं। अगर कोई जब हमारी समीकरण संख्या z है तो इसको हम पॉइंट P से दर्शा सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे, जिसमें से ये दूरी होगी x एक्स से लंबवत दूरी y होगी और y एक्स से लंबवत जो दूरी होगी वो x होगी। इसका मतलब कार्तीय स्वरूप में हम लिखते हैं z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई से, जहाँ पे x आपकी क्या है, x हमारी है काल्पनिक अक्ष से लंबवत दूरी और y हमारी क्या है, वास्तविक अक्ष से लंबवत। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो पहला मेथड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्तिकीय स्वरूप हम खूब यूज कर चुके हैं। अब क्या होता है कि कार्तिकीय स्वरूप जब तक जेड बार जेड इंटू जेड बार जेड स्क्वायर की तक की कैलकुलेशन होती है आसान रहती है, लेकिन अगर आगे जेड की पावर 5 करना हो, आगे हम देखेंगे द्विघात समीकरण में कि किसी समीकरण के रूट अल्फा बीटा हैं जो कि क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समीकरण संख्या है, और क्वेश्चन में पूछेगा अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 बताओ, या को मतलब जिसमें पावर ऐसी आ जाएगी जिसको कैलकुलेट करना आसान नहीं हो, तो उसमें क्या है, कार्तिकीय स्वरूप फेल हो जाता है। फिर आगे हमारा आता है ध्रुवीय स्वरूप। ध्रुवीय स्वरूप कहाँ से निकल के आता है ये हम देखेंगे। इसे हम पोलर फॉर्म भी करते हैं। हम सारी चीज़ें आर्गन तल से देखने वाले हैं। जैसे कोई भी समीकरण संख्या है हमारी z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई, जिसमें x हमें पता है हमारी क्या रहने वाली है, काल्पनिक अक्ष से दूरी, और y हमारी रहने वाली है वास्तविक अक्ष से दूरी रहने वाली है ना। अब इसका एक पास दो चीज़ें, एक तो मापांक ऑफ z है जो कि इसकी क्या बताएगा, मूल बिंदु से दूरी बताएगा, और दूसरा इसका क्या है, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z कोणांक है जिसे हम थीटा से लिख सकते हैं, जो कि इसका क्या है, धनात्मक एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण है। तो अगर हम z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई को मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा अगर पॉइंट z का है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, मापांक z हो जाएगी, जिसे अब हम r मानेंगे, और इसका एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या है, थीटा। ठीक है, जो कि एक्स कोमा वाई से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये क्या है, कर्ण। कर्ण हमें पता है, और ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, लंब है। लंब है हमें पता है, दाल बटा कक्का से हमें याद है, हो सकता है आपने किसी दूसरे मेथड से याद रखा हो। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, है ना। लंब हमारे पास है नहीं, या फिर हम बोलें कि ये लंब, ये दूरी कितनी है, अगर हम बोलें तो लंब हमारा ये दूरी कितनी है, अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है तो ये दूरी कितनी है, वाई, और ये दूरी कितनी है हमारी, एक्स है। अगर ये दूरी एक्स है तो ये दूरी आधार भी कितना होगा, एक्स होगा। तो हमारा लंब कितना हो गया, हमारा लंब हो गया वाई, और कर्ण कितना है, आर। तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कोस थीटा निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। हमारा आधार कितना है, एक्स, कर्ण कितना है, आर। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा। तो जो हमारा पॉइंट एक्स कोमा वाई था समीकरण संख्या का, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। और जो हमारी समीकरण संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई थी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, जिसमें से पूरे में से क्या है, आर कॉमन आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमारी समीकरण संख्या को लिखने का एक नया फॉर्म आ गया, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहाँ पे आर क्या है, मापांक ऑफ जेड है, और थीटा बराबर क्या है, इस समीकरण संख्या का पूर्णांक है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म से फिर आगे हम चले जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। इससे के बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आने के बाद जिस बड़ी घातों की, जैसे जेड की पावर 19 20 या कितनी हो, इनको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, वो हम देखेंगे आगे जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया, जो कि आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहाँ पे आर क्या है, मापांक ऑफ जेड है, समीकरण संख्या की मूल बिंदु से दूरी है, और जो थीटा है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी अपना। ठीक है,
अब हम देखते हैं, अगर यहाँ तक आ गए तो मैंने आपको बताया था जब हम आर्ग्यूमेंट देख रहे थे, कोणांक देख रहे थे, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखी थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और हमने बोला था इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब इसको देखने का टाइम आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दो समीकरण संख्याएं लेते हैं और किस में लेंगे, पोलर फॉर्म में लेंगे। ये पहली समीकरण संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी समीकरण संख्या हो गई। अब हमें इनका क्या निकालना है, पहले मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। R1 R2 तो क्या है, वास्तविक संख्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएंगी। अब कोस इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 आ जाएगा, प्लस आइटा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 आ जाएगा। फिर आइटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 आ जाएगा, प्लस आइटा 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 स्क्वायर -1 हो जाएगा और माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं को एक जगह कर देते हैं, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, और काल्पनिक संख्याओं को एक जगह कर देते हैं, आइटा वाली को आइटा कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला, ये हमारा बन गया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला। तो फाइनली जो हमारा Z1 इंटू Z2 है, ये हो गया R1 इंटू R2 और अंदर आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा। अब ये पोलर फॉर्म में आ गया फाइनली। ये इसका क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा, और ये इसका Z1 Z2 का क्या हो जाएगा, कोणांक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोणांक ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 2 आपका क्या था, कोणांक था किसका, Z1 का, थीटा 2 किसका था, कोणांक था Z2 का। तो यहाँ से वो चीज़ हमने लिखी थी, वहाँ पे हमने इसको प्रूव करने की बजाय यहाँ पे प्रूव करके देखा कि क्या आएगा, है ना। इसीलिए हमने वहाँ बोला था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, Z1 बट्टा Z2 को सोल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बट्टा Z2 क्या हो गया हमारा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यही चीज़ हमने वहाँ बोली थी, है ना। तो ये हो गया, हमने पोलर फॉर्म देख ली। पोलर फॉर्म में किसी समीकरण संख्या को कैसे लिखेंगे, R इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से, जहाँ पे R उसका क्या है, मापांक है, और थीटा उसका क्या है, कोणांक। और यहीं पे हमने ये प्रूव करके देख लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 का देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म पे बात चल रही है तो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि Z1 प्लस Z2 का मापांक बराबर नहीं होता किसके, Z1 प्लस Z2 के। तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर निकाला था, जो कि हमारा क्या निकल के आया था, मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर Z2 के मापांक का स्क्वायर, और इनटू था 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। तो अब हम निकाल के देखते हैं Z1 इंटू Z2 बार। Z1 हमारा क्या था, R1 कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। Z2 क्या था, R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 था, लेकिन बार है तो क्या ले लेंगे, माइनस ले, आइटा की जगह माइनस आइटा ले लेंगे। अगेन इसको क्या करेंगे हम, जैसा हमने पहले किया था इसको सोल्व करेंगे, Z1 बटा Z2, जैसे Z1 Z2 सोल्व किया था
वहाँ पे पिछली बार क्या आया था, cos θ1 प्लस θ2 आया था। क्यों? क्योंकि दोनों जगह प्लस था, अब माइनस है, तो ये फाइनली सोल्व होके आएगा θ1 माइनस θ2 प्लस आइटा साइन θ1 माइनस θ2। आप सेम तरीके से तो सोल्व करना, कुछ नहीं है, बस ये माइनस का फर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें तो इसका क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। तो एक तरीके से मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या बन गया, मापांक Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1, R1 को क्या लिख सकते हैं, मापांक ऑफ Z1 इंटू R2 मापांक ऑफ Z2 इंटू cos θ1 माइनस θ2। इस फॉर्मूले को अब हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको याद करना आसान है, सिंपल, जैसा हम अलजेब्रा में करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी cos θ1 माइनस θ2। यहाँ पे θ1 क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण संख्या Z1 का कोणांक है, और θ2 समीकरण संख्या Z2 का कोणांक है। सेम तरीके से आ जाएगा क्या हमारा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा था, -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, बस साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इंटू कोस, यहाँ पे अभी भी θ1 माइनस θ2 ही आएगा। तो याद रखना, यहाँ पे माइनस लगाने पे ये चेंज नहीं होगा, θ1 माइनस θ2 ही रहेगा, बस चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लस के केस में यहाँ पे प्लस, माइनस के केस में यहाँ पे माइनस। अब यहाँ से क्या है कि जैसे ही θ1 θ2 आया, यहाँ पे θ1 θ2 पे केस बनने शुरू हो जाएंगे कि θ1 माइनस θ2 क्या हो, 0 डिग्री हो, या फिर π/2 या माइनस π/2 हो, या फिर पाई हो। तो इनको अब एक एक बार एक एक को लेके देखते हैं केस बना के कि इनसे क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि θ1 बराबर क्या हो, θ2, यानी θ1 माइनस θ2 बराबर क्या हो, 0, तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। जैसे ही θ1 बराबर θ2 होगा तो कैसे होगा कि यहाँ पे कोई Z1 था, ये क्या बना रहा है, एंगल θ1 बना रहा है, तो इसी की डायरेक्शन में आगे क्या रहेगा, Z2 रहेगा। इसी केस में फिर क्या होगा, इसका एंगल जो θ2 है वो θ1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही θ1 बराबर θ2 होगा तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2। क्यों, cos θ1 माइनस θ2 को 0 रखेंगे, cos 0 1 बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मापांक Z1 प्लस मापांक Z2 का स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या आ जाएगा, मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। क्यों, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमें पता है मापांक हमारी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो स्क्वायर रूट में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाले बराबर कर देंगे। तो जैसे ही θ1 माइनस θ2 0 होगा, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 के केस में चीज़ अप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2। लेकिन अब क्या है, हमें पता है ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इनमें हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है, अगर Z2 बड़ी हुई तो ये क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे के बाहर एक मापांक और लिख देंगे। क्यों, ताकि इसको ये हमेशा क्या आंसर दे, पॉजिटिव दे, क्योंकि दो दो वास्तविक संख्याओं का क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको वो, लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा बार मोड दिखा देंगे। तो ये कब आएगा, जब θ1 बराबर क्या हो, θ2 हो। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, दोनों क्या होंगे, सहरेखीय होंगे, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा केस, जब θ1 माइनस θ2 बराबर क्या हो, प्लस माइनस π/2 हो, है ना। तो जैसे ये प्लस माइनस π/2 हो, इसका मतलब θ1 हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, वो हमारा क्या है, प्लस माइनस π/2 है। तो यहाँ से हमें पता, अब देखो उल्टा याद रखना है, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 लिख सकते हैं। अब देखो Z1 बटा Z2 क्या होगी, एक तीसरी समिश्र संख्या निकल के आएगी Z3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 बराबर प्लस माइनस π/2। अब हमने आर्गेंट तल में पढ़ा था कि जो भी समिश्र संख्याएं
वाई एक्सेस पे ऊपर की ओर होंगी, उनका आर्ग्यूमेंट कितने आने वाला है π/2। नीचे की होंगी, उनका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा -π/2। इसका मतलब होने वाली तो को इस पे स्थित है, इस एक्सेस पे। ये एक्सेस हमारी क्या होती है काल्पनिक अक्ष। इसका मतलब Z3 हमारी क्या होगी अब काल्पनिक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होने वाली है। Z3 मतलब Z1 बटा Z2 अब हमारी क्या हो जाएगी काल्पनिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है +-π/2 आ रहा है, और इस काल्पनिक होने का मतलब क्या होगा, इसका रियल पार्ट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से θ1 माइनस θ2 का दूसरा केस देखा, अगर +-π/2 +-π/2 का मतलब यहाँ पे कोई संख्या स्थित है, कौन स्थित है जिसका आर्ग्यूमेंट +-π/2 है, तो Z1 बटा Z2 क्या आ जाएगी काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही θ1 माइनस θ2 बराबर क्या होगा +-π/2 होगा, तो cos 0 बन जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा मापांक ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 स्क्वायर, इतना ही बचेगा। इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर भी सेम ही बचेगा, Z1 स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस आगे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर हो जाएगा किसके मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब लास्ट तीसरा केस देख लेते हैं, जब θ1 माइनस θ2 बराबर क्या हो जाए पाई हो जाए, चाहे प्लस माइनस पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रेखा पे पाई ले ले, अब पाई होगा तो हमारा क्या होगा, पाई होगा तो क्या हुआ, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर पाई हो गया। जब पाई होगा तो किस पे स्थित होगी संख्या एक्स एक्स पे स्थित होगी। इसका मतलब Z1 Z2 हमारी Z1 बटा Z2 हमारी क्या होने वाली है वास्तविक संख्या होने वाली है। वास्तविक संख्या होने का मतलब क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शुद्ध वास्तविक हो जाएगी। और जो हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर -2 मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2, जो कि किसके बराबर होगा मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर, अब यहाँ पे डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा मोड बाहर रख देंगे ताकि माइनस बाहर ना। तो ये रिजल्ट कब आया, जब आपका θ1 माइनस θ2 बराबर क्या हो पाई हो। तो यहाँ पे ये आपको रिजल्ट देखा हुआ लग रहा होगा। अगर हम पीछे जाके देखें तो ये हमारा आया था कब, जब θ1 माइनस θ2 बराबर 0 था, लेकिन उसमें क्या था यहाँ माइनस था तो यही माइनस ही आया था, और जब यहाँ प्लस था तो प्लस में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो रहा है मापांक Z1 माइनस Z2 के बराबर हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने क्या क्या देखा कि कोई भी समिश्र संख्या है Z, उसको हम R cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने फिर वो प्रॉपर्टी भी देख ली कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कैसे बराबर होता है किसके आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के। दूसरा हमने क्या देखा मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 को स्क्वायर को दोबारा डिफाइन करके देखा, जो कि हुआ हमारा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2। यहाँ तक तो नॉर्मल हम स्क्वायर खोलते हैं वैसे ही है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी θ1 माइनस θ2। फिर हमने क्या किया θ1 माइनस θ2 पे 3 केस बनाए कि 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, या फिर प्लस माइनस π/2 हो, या फिर आपका पाई हो, है ना। फिर हमने यहाँ से देखा था कि प्लस माइनस π/2 है, तो इस केस में हमारी Z1 बटा Z2 क्या थी शुद्ध काल्पनिक संख्या थी, है ना। इसी प्रकार इसमें भी आपने देखा नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर 0 आता, और 0 कहाँ पे होता है एक्स के पॉजिटिव साइड में, है ना। तो इसमें क्या होती वास्तविक संख्या होती, और इसमें भी हमारी कैसी आई थी वास्तविक संख्या आई। और दिन दोनों में तीनों में हमने देखा यहाँ पे θ1 माइनस θ2 रखेंगे तो इसकी फॉर्म तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पोलर फॉर्म। हमें बस मेनली इसमें याद रखना है कि Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे R बराबर मापांक ऑफ Z है और थीटा उसका क्या है आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे स्वरूप पे, जिस जो हमारा क्या आइलर फॉर्म है, या इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब आपके रूट काल्पनिक आ जाएंगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये पोलर फॉर्म आया था ना, उसी से एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे पोलर फॉर्म में क्या लिखा था, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या, ई की पावर आइटा थीटा। अब हमें याद नहीं रखना है ये कैसे आया। ये क्या होगा कि आप कोस थीटा का एक्सपेंशन लिखोगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखोगे और उसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि ई की पावर आइटा थीटा के एक्सपेंशन के बराबर आएगा। हमें इनका प्रसार याद होना चाहिए, जो कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट याद रखेंगे जेड बराबर आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा होता है, और जहाँ पे भी ई की पावर आइटा थीटा को ओपन करने की जरूरत पड़ी तो हम कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से लिख देंगे बस। अब क्या है कि जैसे ही ये आ गया ना, अब कभी भी हमें जेड की पावर मान लो 15 करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा की पावर 15। अब पावर 15 अंदर चली जाएगी। अब आर तो क्या है, वास्तविक संख्या है, इसकी पावर 15 हो जाएगी, ई की पावर आइटा 15 थीटा हो जाएगी। अब 15 थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे तो कोस 15 थीटा प्लस आइटा साइन 15। तो कितना आसान काम हो जाएगा। 15 थीटा जो भी थीटा होगा उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। जबकि अगर हम x प्लस आइटा वाई की पावर 15 करने बैठते तो हमारे लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो इस प्रकार इसका हमें यूज आने वाला है, और ज़्यादातर हमारा यूज आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण में। जब आपके मूल क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे आपके क्या, काल्पनिक। काल्पनिक आएंगे तो a प्लस आइटा बी समिश्र संख्या के रूप में आएंगे, तब हम इसको r इंटू ई की पावर आइटा थीटा में लिख के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। हमने क्या देखा, 3 फॉर्म देखे कि x प्लस आइटा वाई के रूप में लिख लो, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और r इंटू ई की पावर आइटा थीटा। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। जनरली अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ काल्पनिक भाग वास्तविक भाग की बात कर रहा हो और घात ज़्यादा नहीं हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, कार्तिकीय रूप ही काम लेंगे, z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। अगर घातें अगर बढ़ने लग गई तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म काम में लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक है कि अभी अगर हमें समिश्र संख्या का क्या निकालना पड़ जाए, वर्गमूल। तो इसमें हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। हमें क्या याद रखना है, हमें प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई समिश्र संख्या है x प्लस आइटा वाई, इसका अगर वर्गमूल पूछ लिया तो पहली बात तो वर्गमूल खुद एक क्या आएगी, समिश्र संख्या का वर्गमूल समिश्र संख्या आएगी। ठीक है, तो वर्गमूल लिख लेते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, मान लिया ये क्या निकल के आएगा, ए प्लस आइटा बी आएगा। तो अब हमारा क्या टास्क है कि हमें ए की वैल्यू मिल जाए, बी की वैल्यू मिल जाए। जैसे ए बी की वैल्यू मिलेगी इसका आंसर ए प्लस आइटा बी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे इधर एक्स प्लस आइटा वाई। अब देखो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालने का मतलब हमें एक्स पता है वाई पता है, हमें ए निकालना है और बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल करेंगे। दूसरी साइड वर्गमूल क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी हो जाएगा। दोनों तरफ हमारा जो वही पुराना मेथड, वास्तविक भाग की तुलना कर देंगे, एक इक्वेशन आ गई, और y बराबर 2ab, 2 इक्वेशन आ गई। 2 ही अननोन है ए और बी, और 2 इक्वेशन आ गई। लेकिन इस यहाँ पे इनको सोल्व करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि हमें, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इन दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट के प्लस एक्स बटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इनको माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा अगला टास्क क्या होना चाहिए कि हमारे पास क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स हमें पता है। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे एक हम कॉमन फॉर्मूला काम लेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस 2ab देगा, जबकि हमें चाहिए प्लस का 2ab। तो हम प्लस में क्या कर देंगे, 4ab कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा ए ना होके क्या है, ए स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, यही चाहिए हमें, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। यहाँ से क्या होगा,
ए की पावर 4 हमें चाहिए, बी की पावर 4 हमें चाहिए। यहाँ से क्या आएगा -2a² आएगा, जबकि हमें तो चाहिए था प्लस का 2a²b², तो प्लस का 4a²b² क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब a माइनस बी के a² - b² की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, और अभी हमने निकाली थी किसकी, 2ab की वैल्यू y, तो 2ab की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है 2ab का स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा y²। तो हमारा यहाँ से a² + b² बराबर क्या आ जाएगा, √x² + y²। यहाँ पे माइनस नहीं लेना है क्योंकि ये क्या है, दो संख्याओं का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, a² + b², और a² - b² ऑलरेडी हमारे पास x है, तो अब हम इनको एक बार प्लस कर देंगे। जैसे ही प्लस करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे a + b आ गए, a और b आ गए, हमारा आंसर a + β आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें इसके लिए प्रोसेस याद रखना है। स्टेप 1 क्या है, इसको a + β के बराबर मान लो। स्टेप 1 है x + y का रूट क्या मान लो, a + β। दूसरा स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तीसरा स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ तुलना करके दो इक्वेशन निकाल लो। चौथा स्टेप हमारा क्या होगा कि a² + b² निकाल लो। फिर जैसे a² + b² आया, दो इक्वेशन आ गई, उनको सोल्व कर। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है, हमें इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्यामितीय निरूपण, मतलब कोऑर्डिनेट में कैसे दर्शाते हैं किसको। एक तो हम z1 + z2 का देखेंगे, और एक z1 - z2 का। ठीक है, जब हमने दो समिश्र संख्याओं का योग देखा था और उनका सब्ट्रैक्शन देखा था, उस टाइम हमने ये नहीं देखा था, क्यों, क्योंकि उस टाइम तक हमने आर्गन तल नहीं देखा था। ठीक है, अब देखो z1 + z2 हमें बस याद रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि अगर ये मूल बिंदु है तो ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा z1 हो गया, और ये कोई समिश्र संख्या z2 मान लेते हैं। तो जो z1 + z2 होगा ना, वो इन दोनों भुजाओं को लेकर बनाया गया एक समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें। ठीक है, तो इनका जो विकर्ण होगा ना, जो इनके बीच से निकलेगा, दो विकर्ण है, एक तो इन दोनों भुजाओं के बीच से निकलेगा, तो ये जो होगा ना, ये z1 + z2 को दर्शाएगा। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि z1 + z2 क्या होगा, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा जिसकी दो संगत भुजाएं क्या हैं, z1 और z2 हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी लेनी है, कौन, ये जो दोनों संगत है वो भुजाएं लेनी है। ऐसा नहीं कि इसको z1 ले लिया और इसको z2 ले लिया, तो उस केस में भी हालांकि ये z1 + z2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये z2 है तो ये भी z2 होगी, तो ये भी z1 + z2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम चले z1, डायरेक्शन वही है z2, और ये इधर से आके z1 + z2। तो z1 + z2 हमें किसको दर्शाता है, एक समांतर चतुर्भुज के विकिरण को दर्शाता है। इसी प्रकार हम z1 - z2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा z1 था, ये हमारा z2 था, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज बना था, और इसका ये विकर्ण हमारा क्या बन रहा था, z1 + z2 बन रहा था। अब इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं कि ये माइनस ना होके क्या है, एडिशन ये किसका, z1 और -z2 का। -z2 के लिए क्या करेंगे, इसकी दिशा बदल देंगे, उल्टा ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -z2। जैसे ये -z2 बना, फिर हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, बना दिया। अब इनका समेशन करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा z1, ये हमारा -z2, तो इनसे मिलके जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। किसका सम, z1 का और -z2 का सम, का मतलब z1 - z2। अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा, है ना। ये अगर z1 - z2 है तो ये भी z1 - z2 होगा, क्यों, क्योंकि ये एक जैसी समांतर चतुर्भुज है, इनकी ये भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये इसके इधर हम शिफ्ट कर देंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, कोई समांतर चतुर्भुज है जिसकी ये भुजा z1 है और ये भुजा z2 है, तो ये विकर्ण तो हमारा क्या आएगा, z1 + z2 आएगा, और ये वाला क्या आएगा, z1 - z2 के बराबर आएगा। अब अगर हमें कभी दे दिया जाएगा कि ये एक शीर्ष क्या है, z1 है, ये क्या है,
मूल बिंदु है और ये आपका क्या है Z2 है। तो हम विकिरण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे विकिरणों की लंबाई? Z1 प्लस Z2 का क्या ले लेंगे? मापांक ले लेंगे। पहला विकिरण आ जाएगा। ये भुजा निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? मापांक Z1 हो जाएगा। ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी? मापांक Z2 के बराबर हो जाएगा। दूसरा विकिरण क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z2 के मापांक के बराबर हो। तो ये हमारा क्या था? मेनली संख्या में आगे देखने जा रहे हैं कि हम सम्मिश्र संख्या को कैसे यूज कर सकते हैं, किसमें? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सम्मिश्र संख्या कैसे काम आती है। इसमें सम्मिश्र संख्या इसको क्या करेगा क्वेश्चन वाला? इसको वर्त में यूज कर लेगा, है ना, उसको ट्राइंगल में यूज कर लेगा, इसको अपने यूज कर लेगा किसी समुच्चय के अंदर, सेट के अंदर, है ना। तो हमें देखना है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसकी एप्लीकेशन होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो, वैसे हम देख चुके हैं, एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि हम दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे कोई पॉइंट Z1 है और Z2 है, अगर इनके बीच की दूरी चाहिए तो ये क्या आएगी? मापांक Z1 माइनस Z2 या फिर मापांक Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा अब हम देखते हैं विभाजन सूत्र। कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो ट्राइंगल में कभी, है ना, तो हम विभाजन सूत्र हमारा जैसे हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में वैसे ही आ जाएगा। जैसे Z1 Z2 दो संख्या है, इनको मिलाने वाली लाइन को कोई तीसरी सम्मिश्र संख्या है जो Z है, जो इसको M रेशियो N में डिवाइड कर रही है, तो M Z बराबर आ जाएगा M इंटू Z2 प्लस N इंटू Z1 बटा M1 प्लस M प्लस N। ठीक है, जैसा हमारा नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है वही फॉर्मूला है। M इधर Z2 से मल्टीप्लाई होगा, N Z1 से, और नीचे रेशियो का योग। ठीक है, ये हमारा दूरी हो गया दो पॉइंट के बीच में निकालने की, और दो विभाजन सूत्र हो गया दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को M अनुपात N में विभाजित करने वाली सम्मिश्र संख्या Z का, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कभी भी कोई तीन पॉइंट है वो अगर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होगी। कोलिनियर होगा तो तीन पॉइंट ले लेते हैं, Z1 Z2 और Z3, है ना। अगर ये तीन एक साइड दिशा में, तो हमें पता है ये दूरी क्या होगा? इस पूरी दूरी के योग के बराबर होगी। यानी अगर हम ये x ले रहे हैं, ये y ले रहे हैं, और ये पूरी दूरी k ले रहे हैं, तो हमारी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? k आ जाएगी। अगर ये एक ही लाइन में, तो है ना, x हमें निकालना आता है किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी, y हमें निकालनी आती है किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी, और इसी प्रकार k निकालना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? सहरेखीय की कंडीशन हो जाएगी। कैसे? कि इन दोनों के बीच की दूरी का योग प्लस इनके बीच की दूरी इनके बराबर होगी, इन दोनों पॉइंट के दूरी के बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें ना पता चले, इसमें दूसरे हम कैसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी तीन सम्मिश्र संख्याएं क्या है? सहरेखीय हैं। अगर वो सहरेखीय हैं तो उन्हें हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बोले तो AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 बराबर अगर 0 आ जाए तो हम इसे सहरेखीय बोल देंगे, जहाँ पे ABC इन तीनों का सम क्या आएगा? 0 आए। ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, कोई भी तीन पॉइंट है, अगर वो सहरेखीय हैं, अगर हमें उनकी लोकेशन पता चल गई तो हम इनके बीच की दूरी निकाल के देख सकते हैं। अगर देखो ये तो डायग्राम बना दिए इसलिए ये याद आ रहा है ना। अगर डायग्राम नहीं होगा तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2 निकालेंगे, Z1 माइनस Z3 निकालेंगे, Z2 माइनस Z3 निकालेंगे। तीन पॉइंट है, तीन के पॉइंटों के बीच में दो भी पॉसिबल दूरी है वो निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से किन्हीं दो का योग क्या हो जाए? तीसरी के बराबर हो जाए। किन्हीं भी दो का योग क्या हो जाए? तीसरी के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगी? सहरेखीय हो जाए। या फिर हम क्या करें कि हम ए और बी सी की ऐसी वैल्यू हम सोचें कि हम AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 करें तो 0 हो जाए, जहाँ पे ABC हमारी क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ऐसे अगर हमें सम्मिश्र संख्याएं दे दी और कोलिनियरिटी की बात करेगा तो इन दो मेथड से हम वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमें दे दिया जाए क्या कि तीन सम्मिश्र संख्याएं कौन कौन सी? Z1 Z2 Z3, और ये क्या है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम इनसे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, हमें नहीं पता, ये शीर्ष हम A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं।
ए बोले तो हमारा Z1 ले लेते हैं, बी हमारा Z2 ले लेते हैं और सी हमारा Z3 ले लेते हैं। हमें पता है ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए, ये भुजा की लंबाई बी, ये सी। अब भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं, हमने दूरी निकालना सीख लिया है, तो मोड Z2 माइनस Z3 से आ जाएगी। बी की दूरी बी भी आ जाएगी, मोड Z1 माइनस Z3 से आ जाएगी। इसी प्रकार सी आ जाएगा, मोड Z1 माइनस Z2। पहली बात यहाँ पे अगर नहीं दिया हो कि ये तीनों किसी भी त्रिभुज के शीर्ष हैं, अगर चेक करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बैठ रही है तो ये त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें चेक करना पड़ जाए कि क्या ये तीनों Z1 Z2 Z3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं क्या, तो दो मेथड हैं कि एक तो हम देख लें कि सहरेखीय है या नहीं। अगर सहरेखीय हो गए तो ये त्रिभुज नहीं बना सकते, और सहरेखीय नहीं हुए तो ऑब्वियसली ये त्रिभुज बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा मेथड क्या है कि हम इनकी भुजाओं को लंबाई निकालें और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर अगर आ रहा है तो वो ट्राइंगल है। ऑब्वियसली त्रिभुज की तो बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो ये हो गया चेक करने का। अब अगर हम इसमें आगे हमारे पास लंबाई आ गई है ना, जैसे ही ए बी और सी आ गई तो इनको देख के हम बता सकते हैं कि आगे इस दिया गया त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है क्या। अगर कोई दो भुजा बराबर आ गई थी, अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है क्या, है ना। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन देख रहे हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हो तो हम क्या क्या दे सकते हैं, या फिर हमें 3 पॉइंट दे दिए जाए तो हम सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल है या नहीं। अगर त्रिभुज है तो उसमें हम देख सकते हैं कि समद्विबाहु है या समबाहु है। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रवणता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे Z1 बराबर हो x1 प्लस आइटा y1, Z2 बराबर हो x2 प्लस आइटा y2। तो इसके करस्पॉन्डिंग शीर्ष को हम कैसे दर्शा सकते हैं, आर्गेंट प्लेन में x1 y1 से दर्शा सकते हैं। b को हम कैसे दर्शा देंगे, x2 y2। जैसे ही हमारे पास दो शीर्ष आ गए, हम इनको मिलाने वाली रेखा की क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता। कैसे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अगर इसका मतलब अगर हमें शीर्ष कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हो तो भी हम इनकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी भुजाओं की प्रवणताएं निकाल सकते हैं। इनकी भुजाओं की जैसे ही प्रवणता आ जाएगी, जैसे एम ए बी आ गया, ए बी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता, तो हम देख लेंगे कि इनमें से कोई भी दो प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री होने का मतलब हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ऐसे हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं ना। क्या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि दिए गए शीर्ष से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्या वो समबाहु बनेगा, कैसे देखेंगे समबाहु, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे, तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु, कोई भी दो भुजाएं तो समद्विबाहु। फिर क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की प्रवणताएं निकाल के m1 m2 बराबर अगर -1 आ रहा है तो समकोण आ जाएगा। तो दिए गए शीर्षों से, तीन समिश्र संख्याओं से अगर किसी ट्राइंगल के शीर्ष हैं तो हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, इसे आगे भी देखेंगे। इसके बाद पहले हम ले लेते हैं चार शीर्ष वाला टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें दे दिए जाएं कभी क्या, चार शीर्ष, कौन कौन से, Z1 Z2 Z3 Z4, और हमें बोल दिया जाए देखो चार शीर्ष से क्या क्या बन सकता है, चार शीर्ष से आयत बन सकता है, चार शीर्ष से वर्ग बन सकता है, चार शीर्ष से समांतर चतुर्भुज बन सकता है, और चार शीर्ष से रोम्बस बन सकता है। ये चार आकृति बन सकती हैं और ये चार हम इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि दिए गए कोई भी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये कौन सी आकृति, ये Z1 मान लेते हैं, ये Z2 मान लेते हैं, ये Z3 और Z4। तो सबसे पहला स्टेप होगा हम क्या निकालें, विकर्ण निकालें। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, दो, हमारे पता है हर एक आकृति में कितने विकर्ण है, दो, दोनों विकर्णों के हम क्या निकालें, मध्य बिंदु निकालें। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या, विभाजन सूत्र। अगर मध्य बिंदु है तो m/n क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो इनका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 बटा 2। तो पहले विकर्ण का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 बटा 2। दूसरे का क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 बटा 2। तो ये दोनों सबसे पहले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इनके मध्य बिंदु बराबर है तभी इनमें से चार में से कोई आकृति आएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कोई अलग आकृति बन सकती है। ठीक है, कोई भी बने।
तो हमें क्या है, अगर इन चार में से आकृति तभी बनेगी जब क्या हो, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु बराबर हो। अगर मध्य बिंदु बराबर है तो हमें आगे जाना है, अदरवाइज हम मना कर देंगे कि इनमें से कोई नहीं है। अगर मध्य बिंदु बराबर हो गए तो दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें दो चार बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आयत में क्या होता है, आयत और वर्ग में दो ऐसी आकृतियां हैं जिनमें विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। और इसके अलावा हमारा और वर्ग और रोम्बस ऐसी चीजें हैं जिनमें विकर्ण किस पे काटते हैं, लंबवत पे काटते हैं। ठीक है, तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आयत और वर्ग दो ऐसी आकृतियां हैं जिसमें आपके दोनों विकर्ण है ना, उनकी लंबाई क्या रहने वाली है, समान रहने वाली। और जो वर्ग और हमारा क्या बच गया, रोम्बस। वर्ग और रोम्बस ऐसे हैं जिसमें दोनों विकर्ण है ना एक दूसरे को किस पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम यही चेक करेंगे, क्या, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कैसे आ जाएगी, एक विकर्ण की लंबाई मोड Z1 माइनस Z3 आ जाएगी, ये हमें निकालनी आती है। दूसरे की मोड Z2 माइनस Z4 आ जाएगी। अगर ये दोनों क्या है, इक्वल, दोनों इक्वल है तो हमारे पास दो संभावनाएं बच जाती हैं, आयत है या फिर वर्ग है। अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो फिर हमारे पास दो संभावनाएं क्या है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारे पास दो संभावनाएं, या तो समांतर चतुर्भुज है या फिर हमारा रोम्बस है। तो हमने क्या किया था, हमने पहले स्टेप में विकर्ण के मध्य बिंदु देखे, यहाँ से हमारे पास दो संभावनाएं आई, दो संभावनाओं के बाद हम कितनी पे पहुंच गए, चार संभावनाएं आई यहाँ पे। कौन सी, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और रोम्बस। फिर हमने विकर्ण की लंबाई देखी, अगर लंबाई समान है तो आयत या वर्ग है, अदरवाइज समांतर चतुर्भुज या रोम्बस है। तो हम चार से किस पे पहुंच गए, दो पे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, दोनों विकर्णों के मध्य का कोण देख लेंगे। कैसे देखेंगे कि इन दोनों विकर्णों के Z1 Z3 को मिलाने वाले शीर्ष की प्रवणता निकाल लेंगे और Z2 Z4 को मिलाने वाले की प्रवणता निकाल लेंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री है तो हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो आपका वर्ग है या फिर रोम्बस, वर्ग या रोम्बस। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेंगे, या तो आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज। तो तीन स्टेप हो गए हमारे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, मध्य बिंदु देखेंगे, किसका, विकर्ण का। दूसरे में विकर्णों की लंबाई देखेंगे, लंबाई के बाद तीसरे में विकर्णों के बीच एंगल देखेंगे। मध्य बिंदु से हमारे पास चार संभावनाएं, लंबाई से दो और इससे भी दो। अब देखो, अगर हमारा यहाँ पे हो गया कि दोनों इक्वल है तो हमारे पास ऑप्शन क्या खुले, आयत या वर्ग। लेकिन जैसे ही थीटा आ जाएगा, अगर थीटा 90 आया तो वर्ग फाइनल हो जाएगा, अगर थीटा 90 नहीं आया तो आयत फाइनल हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लंबाई निकाली, यहाँ से दो ऑप्शन खुले, एक ऑप्शन खुला क्या, आयत या फिर वर्ग, दूसरा समांतर चतुर्भुज या फिर रोम्बस। फिर हमने थीटा निकाला, थीटा अगर 90 डिग्री तो ये वर्ग हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये आयत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें अगर थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया तो रोम्बस हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री नहीं आया तो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसे हम दिए गए किसी भी चार पॉइंट से हम बता सकते हैं कि क्या वो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या रोम्बस बनाएंगे। तीन स्टेप है, सबसे पहले विकर्ण का मध्य बिंदु देखना है, मध्य बिंदु के बाद दोनों विकर्णों की लंबाई देखनी है, उसके बाद उनका एंगल देखना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अगली प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन की समीकरण संख्याएं दी गई हो, चार शीर्ष दी गई हो, तो हम क्या देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या, कि अगर हमें दे दिए जाए किसी त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष दिए गए, कौन, Z1 Z2 Z3, तो हम इसके केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले ये हमारा कोई ट्राइंगल हो गया, A शीर्ष हो गया, A Z1, ये B हो गया Z2, C हो गया Z3, हो गया। A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा C के सामने वाली भुजा C। तो सबसे पहले हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाइयां आ जाएंगी। Z1 Z2 अगर 3 अगर हमारे पास है तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां आ जाएंगी। जैसे ही लंबाई आ जाएंगी, सबसे पहले कौन आ जाएगा, केंद्रक। केंद्रक जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे तो कैसे आता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो यहाँ से केंद्र क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटा 3। ठीक है,
वही वाला फॉर्मूला हमें उसी से याद रखना है। अब यहाँ पे x1 y1 ना होके हमारे पास z1 है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3। जैसे ही केंद्रक आया हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतः केंद्र भी आ जाएगा। अंतः केंद्र क्या आ जाएगा, az1 प्लस bz2 प्लस cz3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दो तो हमारे क्या होते हैं, निकालने आसान होते हैं, जैसा हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता था। ठीक है, इसमें तो कुछ हमें ज़्यादा परेशानी है नहीं। केंद्र तीनों शीर्षों के योग डिवाइडेड बाई 3, ओ सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा ना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा, जैसा अपना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आता है। अंतः केंद्र क्या हो जाएगा, az1 प्लस bz2 प्लस cz3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अब अगर हमें निकालना पड़ जाए कभी क्या, लंब केंद्र, यहाँ पे हमारा क्या होगा, थोड़ा ट्राइंगल भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये होता तो हम क्या करते हैं, ये ए है हमारा, ये बी है सी। लंब केंद्र के लिए क्या करना होता है, सामने वाली भुजा पे लंब डालना होता है, और वो लंब और दोनों ये सारे लंब क्या होंगे, जहाँ पे कट करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, लंब के अंदर एच बोल देते हैं। अब देखो एच क्या आएगा, हमारी एक समिश्र संख्या आएगी। समिश्र संख्या में क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई, दो अननोन होंगे एक्स और वाई। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, कैसे भी करके हम दो इक्वेशन ले आए एक्स और वाई में, सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू ले आएंगे, हमारा लंब केंद्र आ जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखो लंब केंद्र है, तो लंब का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा की बात होती है तो हम किस पे चलेंगे, प्रवणता पे। हमें पता है ए एच क्या है, लंबवत है किसके, बी सी के। तो लंबवत के लिए क्या होगी, ए एच की प्रवणता का डॉट प्रोडक्ट किसके, बी सी के बराबर क्या आएगा, -1। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहाँ से आ जाएगी। एच बराबर हम मान लेंगे एक्स प्लस आइटा वाई, है ना। प्रवणता में निकालनी आती है, बी सी की प्रवणता हमारे पास है, क्यों बी और सी के शीर्ष हमारे पास है। तो पहली इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरा ले लेते हैं, ये बी एच लंब है किसके, ए सी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, बी एच की प्रवणता और ए सी की प्रवणता बराबर -1। आप चाहो तो इधर से सी वाला भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी हम ले सकते हैं कि सी एच लंबवत होगा किसके, ए बी के। तो यहाँ से भी सी एच की प्रवणता और ए बी की प्रवणता का डॉट प्रोडक्ट -1। 3 इक्वेशन बनी, कोई भी 2 इक्वेशन उठाओ, सोल्व करो, एक्स निकालो वाई निकालो, क्या आ जाएगा, लंब के अंदर। सेम प्रोसेस हम करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लंब केंद्र हो गया हमारा, केंद्रक हो गया, अंतः केंद्र हो गया और लंब केंद्र हो गया। इसके बाद हम एक और होता है हमारा क्या, परिकेंद्र, है ना। परिकेंद्र भी देख लेते हैं। अगर तीनों शीर्ष दिए हो तो हम परिकेंद्र कैसे निकालें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होगा, इसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र होगा। परिकेंद्र क्या होगा, इसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र होगा। अब हमें पता है ये तीनों शीर्ष कहाँ पे बैठे हैं, हम वर्त पे। केंद्र क्या है हमारा, जेड नोट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जेड नोट को अगर हमने किसी भी शीर्ष से मिलाया तो हमें क्या मिलेगी, इस वर्त की त्रिज्या, जो कि तीनों केस में ये क्या रहने वाली है, बराबर। इसका मतलब जेड नोट जो है इन तीनों शीर्ष से क्या है, समान दूरी पे है। तो जेड नोट की दूरी निकाल लेते हैं। जेड1 से दूरी आ गई, जेड नोट की दूसरे शीर्ष से दूरी आ गई, जेड नोट की तीसरे शीर्ष से दूरी आ गई। ये तीनों दूरियां क्या रहने वाली हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये अपने वर्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्योंकि Z1 और Z2 Z3 हमारे वर्त पे बैठे हैं और Z नोट उनका क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से तीनों शीर्ष की दूरियां बराबर रहेंगी, जो कि त्रिज्या के बराबर होगी। अब यहाँ से कोई भी दो उठा लो, जैसे जेड, ये दो उठा लेते हैं, जेड नोट माइनस Z1 बराबर क्या आ जाएगा, जेड नोट माइनस Z2। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। क्यों, क्योंकि मापांक में रूट आता है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, इन दो से एक इक्वेशन बना लेंगे, जेड नोट माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर जेड नोट माइनस Z3। तो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएंगी। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है हमारे पास, क्या आ जाएगा, हमारा प्री के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अगर शीर्ष दिए गए हो तो हम प्री के अंदर भी बता सकते हैं। यहाँ पे अब हमें एक दो चीजें और ध्यान रखनी है कि अगर हमारा क्या हो जाए, त्रिभुज समबाहु, तो समबाहु के केस में क्या होगा, हमारा अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र और हमारा लंब केंद्र। हमने चार ही चीजें देखी।
चारों क्या होंगे, एक ही जगह होंगे, चारों कोइंसाइड होंगे। सबसे अब क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा हो समबाहु त्रिभुज है और वो बात कर रहा हो लंब के अंदर की, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लंब के अंदर निकालने बैठ जाओ इनकी प्रवणता का माइनस करके। समबाहु होते ही हम क्या निकाल देंगे, केंद्रक निकाल देंगे, क्योंकि केंद्रक निकालना सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना, हमें उनका योग करके 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये हो गया समकोण त्रिभुज, क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, तो जिस शीर्ष पे 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वो शीर्ष ही हमारा क्या हो जाएगा, लंब के अंदर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज आते ही लंब के अंदर निकालना बहुत आसान। उसके अलावा जो समकोण त्रिभुज का विकर्ण होगा ना, उसका जो मध्य बिंदु होगा, तो विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, परिकेंद्र बन जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमारा मोटा मोटी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी एक जगह होंगे, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम केंद्र की निकालेंगे, क्यों, सब बराबर होने वाले हैं। समकोण त्रिभुज आते ही जिस शीर्ष पे 90 डिग्री बन रहा है वो शीर्ष ही हमारा क्या बन जाएगा, लंब केंद्र बन जाएगा। जैसे अगर ये त्रिभुज होता हमारा, मान लेते हैं ये ए बी सी, तो इस केस में हमारा लंब के अंदर क्या हो जाएगा, लंब के अंदर हो जाएगा बी, जो कि Z2 मान के हम चल रहे हैं। और जो प्री के अंदर क्या होगा, इनका मध्य बिंदु, तो प्री के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 बट्टा 2। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारा और बच गया लास्ट, क्या, वर्त। वर्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था शायद लास्ट लेक्चर में, क्या होगा कि इसका सेंटर होगा Z0 और इसकी त्रिज्या क्या है R। तो हम क्या करेंगे, वर्त पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे Z। Z क्या है हमारा, चल बिंदु है, x प्लस आइटा वाई है। तो हमें पता है कि ये Z हमेशा Z0 से क्या रहेगा, फिक्स दूरी पे। तो Z की Z0 से दूरी क्या आ जाएगी, Z माइनस Z0, और ये किसके बराबर होगी, R के बराबर। तो ये किसकी बन जाएगी, वर्त की समीकरण बन जाएगी। ये समुच्चय में बहुत बार यूज करता है इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर इसने दे दिया Z माइनस Z0 लेस देन R, इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर के एरिया की बात कर रहा है। और अगर इसने दे दिया Z माइनस Z0 क्या है, दूरी R से बड़ी है, इसका मतलब वर्त के बाहर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम वर्त भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं का घूर्णन। घूर्णन बोले तो हम रोटेशन करेंगे। अब देखो रोटेशन क्या आएगी, मान लो जैसे ये आर्गन तल में है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको रोटेट करके यहाँ ले गए, तो हम क्या करेंगे, ये नई जो सम्मिश्र संख्या आएगी वो हम देखेंगे कि क्या आने वाली है ना। तो देखो रोटेशन सबसे पहले दो केस हैं कि हम किसके सापेक्ष करें, मूल बिंदु के सापेक्ष। देखो घुमाना है किसी के सापेक्ष तो घुमाएंगे ना, कोई तो एक तो मूल बिंदु के सापेक्ष कर दे या फिर कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष कर दें। अब जब हम मूल बिंदु के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारे पास फिर दो पॉसिबिलिटी है कि हम उसके मापांक को ना बदलें, सिर्फ क्या बदलें, थीटा बदलें। दूसरा क्या है कि हम उसके मापांक को भी बदल दें और थीटा को भी बदल दें, क्यों रोटेट कर रहे हैं, थीटा तो बदलना ही बदलना है। या फिर मापांक फिक्स रख के रोटेट कर सकते हैं या फिर मापांक को चेंज करके भी घुमा सकते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि हम मूल बिंदु के सापेक्ष घुमा रहे हैं और मापांक हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहे। तो हमारा केस कैसा बनेगा, जैसे आर्गन तल में ये कोई थी यहाँ पे सम्मिश्र संख्या, ये इसका क्या हो गया, मापांक। हमने क्या किया, इसको घुमा दिया और इस तरीके से घुमाया कि जो नई सम्मिश्र संख्या आई Z1 उसका भी मापांक कितना है, Z के बराबर है। ये एंगल हम मान लेते हैं इसका थीटा था और इसको हमने घुमाया मान लेते हैं अल्फा एंगल से, मान लिया। तो Z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलर फॉर्म में Z को क्या लिख सकते हैं, मापांक ऑफ Z इंटू e की पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। अब देखो Z1 लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक इसका मापांक चाहिए और एक इसका क्या चाहिए, कोणांक चाहिए। मापांक हम बोल रहे हैं कि हम फिक्स रख रहे हैं तो Z के मापांक के बराबर हो जाएगा। Z1 अगर मापांक कोणांक हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, ये एंगल चाहिए पूरा, ये एंगल क्या होगा, थीटा और अल्फा के सम के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे ये दो चीजें आ गई, हम क्या लिख सकते हैं, Z1 को मापांक ऑफ Z इंटू e की पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा थीटा इंटू e की पावर आइटा अल्फा। ये हमारी क्या हो गई, वापिस Z आ गई, ये हमारी वापिस Z आ गई।
तो जैसे ही हमने किसी समिश्र संख्या z को अल्फा एंगल से घुमाया तो नई जो समिश्र संख्या z1 आई वो क्या है, z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। कैसे आई वो हमने देख लिया कि किसी भी समिश्र संख्या के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक उसका मापांक चाहिए और दूसरा हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। मापांक हम बोल रहे हैं कि सेम ही रह रहा है तो उसको पहली वाली समिश्र संख्या के बराबर रख लिया। अल्फा एंगल से हमने रोटेट किया है, थीटा पहले से बना हुआ था तो थीटा प्लस अल्फा नया कोणांक आ गया। जैसे ही कोणांक आया z1 लिख लिया, सोल्व किया, z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं कि नहीं मापांक हम क्या नहीं रख रहे, सेम नहीं रख रहे, मापांक क्या हो, बदल जाए। तो इस केस में हमारा जैसे डायग्राम बनेगा वो लगभग कैसा बन सकता है, हमारा डायग्राम बन जाएगा जैसे अगर ये z थी हमारी तो हमने इसको घुमाया इधर और इसका मापांक इस बार फिक्स ना रख के चेंज कर दिया तो ये हमारी z1 पहुंच गई। ये हमने अल्फा एंगल से घुमा दिया, ये इसका समिश्र संख्या z का कोणांक तो z को तो अभी भी हम मापांक ऑफ z इंटू ई की पावर आइटा थीटा से लिख सकते हैं। z1 के लिए फिर हमें दो चीजें चाहिए, एक मापांक, इस बार मापांक हमारे पास है नहीं तो मापांक ऑफ z1 ही लिख देते हैं। ठीक है, इंटू ई की पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब मापांक ऑफ z1 का हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ई की पावर आइटा थीटा इंटू ई की पावर आइटा अल्फा लिख सकते हैं। ई की पावर आइटा थीटा की यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, z बटा मापांक ऑफ z लिख सकते हैं इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। तो z1 बराबर क्या आ गया, z इंटू मापांक ऑफ z1 बटा मापांक ऑफ z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। यहाँ से अगर मापांक z1 को हम ले जाते हैं z1 के डिवाइड में तो ये फाइनली हमारी नई समिश्र संख्या z1 आ गई। ये फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा याद करने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसमें क्या करना है, z1 बराबर क्या याद रखेंगे हम, z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। अगर वो बोल रहा है मापांक सेम है तब तो कुछ नहीं करना, अगर ये बोले कि मापांक चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, z1 को इसके मापांक से डिवाइड कर देना है और z को इसके मापांक से याद रख कर डिवाइड कर देना है। ये बस किसके लिए, सिर्फ याद रखने के लिए कि जब हम कोणा सेम रख रहे हैं मापांक तब तो z1 बराबर z इंटू आइटा अल्फा रहेगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो प्रत्येक को उसी के मापांक से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये दूसरा केस हो गया जब हमारा मापांक बदल रहा है। ठीक है, अब हम तीसरा केस देखते हैं कि हमारा मापांक क्या हो, मापांक बदले एंड हम किसी समिश्र संख्या z1 के सापेक्ष किसको रोटेट कर रहे हैं, सापेक्ष z2 को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और हमें नई समिश्र संख्या क्या मिल रही है, z3 मिल रही है। इस प्रकार इस बार हमारा क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु ना होके क्या है, z1 है, z1 के सापेक्ष घुमाया जाएगा और किसको घुमाया जाएगा, z2 को। तो हम ये z2 को घुमा देते हैं और मापांक भी इसने चेंज कर दिया तो ये नई समिश्र संख्या z3 आ गई, ये एंगल अल्फा आ गया। तो इसमें हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, हम एक बार z1 को भूल जाते हैं, ठीक है, z1 को भूल जाओ, पहले वाला सूत्र याद रखो, z2 को घुमाया नई क्या मिली, z3, z3 बराबर क्या होगा, z2 इंटू ई की पावर आइटा अल्फा होगा। अब मापांक सेम नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, मापांक ऑफ z3 से डिवाइड करेंगे, इसको मापांक ऑफ z2 से डिवाइड करेंगे। जब मूल बिंदु के सापेक्ष घुमा रहे थे तो ये फॉर्मूला था। अगर z1 के सापेक्ष घुमा रहे ने, हमें कुछ नहीं करना, सभी समिश्र संख्याओं में माइनस z1 लिख देना है, यहाँ पे माइनस z1, यहाँ पे माइनस z1, यहाँ पे माइनस z1, यहाँ पे माइनस z1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई हम बस हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, z3 बराबर z2 इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। इसमें देखना है कि मापांक चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है तो इनके मापांक से क्या करो, डिवाइड कर दो। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हम 0,0 के सापेक्ष नहीं घुमा रहे हैं क्या, तब तो कुछ नहीं करना। अगर इसके सापेक्ष नहीं घुमा रहे तो सब में से माइनस क्या कर दो, वो समिश्र संख्या जिसके सापेक्ष घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक में। तो कुल मिला के हमारा क्या होगा, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि z3 समिश्र संख्या मिली हमें, इससे z2 से मिली और e की पावर आइटा अल्फा। अगर मापांक चेंज नहीं हो रहा कुछ नहीं करना, मापांक चेंज हो रहा है तो मापांक से इनके करस्पॉन्डिंग मापांक से क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे मापांक Z3 से मापांक Z2 से। मूल बिंदु के सापेक्ष घुमा रहे, कुछ नहीं करना। तीसरी समीकरण संख्या Z1 के सापेक्ष घुमा रहे, सब में से क्या कर दो, माइनस Z1 कर दो। यहाँ पे हर बार e की पावर अल्फा ही फिक्स रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा समीकरण संख्या का लास्ट टॉपिक है, इकाई के घनमूल निकालना। इकाई के घनमूल निकालना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इकाई के घनमूल, इसका हम मान लेते हैं क्या, z बराबर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूबिक कर देते हैं। तो क्यूब किया तो z की पावर 3 बराबर क्या बन गया, 1 बन गया। z की पावर 3 बराबर 1, तो यहाँ से क्या आ गया, z की पावर 3 - 1 बराबर 0। तो ये एक तरीके से हमारे पास अब क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई, जो कि x या y में ना बन के किस में बनी है, वो हमारी बनी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को हल करने का हम कई बार देख चुके हैं। क्या स्टेप रहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक मूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि रेंडमली वैल्यू रखो उसमें, जैसे z बराबर 1, जैसे x के केस में था हमारा, तो हम x बराबर 1, 0, -1, 2, 3 रख के एक रूट निकाल लेते थे। फिर क्या करते थे, जैसे ही एक रूट आया मतलब वो हमारा क्या हो गया, अब उसका एक फैक्टर हो गया। उस फैक्टर से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे ही डिवाइड करते थे हमारे पास क्या बनती थी, एक द्विघात समीकरण बनती थी। तो एक मूल यहाँ से आ जाता था और दो मूल ये द्विघात समीकरण से देती थी। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। तो देख के हमें पता चल रहा है कि z बराबर 1 इसका क्या है, एक मूल है। तो z - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, z - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करेंगे, z³ -1 को। तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब बनाने के लिए, तो ये z³ -z² हो गया, माइनस प्लस। तो हमारे पास क्या बचा, z² -1 प्लस z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो z² -z माइनस प्लस ये बचा z। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, z, और ये यहाँ से -1 है ना, यहाँ से -1। इसको क्या करेंगे, +1 से कर देंगे, तो z -1 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा z³ -1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, z -1 इंटू z² प्लस z प्लस 1। तो एक मूल यहाँ से आ जाएगा और दो मूल ये क्वाड्रेटिक दे देगी। फाइनली इकाई के 3 हमारे घनमूल आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो z² प्लस z प्लस 1 बराबर 0, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² 1 -4ac -4 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगी, एक समीकरण संख्या ही आएगी, क्यों, रूट में -1 है। तो ये हो गया हमारा -1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा। तो दो मूल आ गए, ये इन कौन कौन से आए, -1/2 प्लस √3/2 आइटा और -1/2 माइनस √3/2 आइटा। इसको हम बोलेंगे ओमेगा। इसका स्क्वायर करके देखना, यही मिलेगी, और इसको हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कैसे बोलेंगे दोबारा समझा देता हूँ। जैसे -1/2 प्लस √3/2 आइटा, इसको हम ले लेते हैं z1। तो इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, मापांक ऑफ z1। मापांक ऑफ z1 क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1/4 प्लस 3/4 बराबर 1 आ जाएगा। अब हमें इसका क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से पहले क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स √3 मतलब π/3। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। तो हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ। इसमें हमें पता है आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, π - थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, π - π/3, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 2π/3 बन जाएगा। तो एक मूल हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर आइटा 2π/3 आ गया। अब देखो ये पॉइंट क्या है, सेम ही है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ क्या होगा, इसका क्या चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा साइन, है ना। तो z2 हमारा दूसरा मूल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आइटा 2π/3। ठीक है, तो ये हमारे फाइनली क्या आ गए, इकाई के मूल निकल के आ गए। एक आया 1 e की पावर आइटा 2π/3 और e की पावर माइनस आइटा 2π/3। इसमें से अगर किसी एक को ओमेगा लेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे मान लो e की पावर आइटा 2π/3 का हम स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, e की पावर आइटा 4π/3। ये हमारा क्या क्या होगा, कोस
4π/3 प्लस आइटा साइन 4π/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस, किसको हम लिख सकते हैं कितना, पाई प्लस π/3 और प्लस आइटा साइन पाई प्लस π/3। ये हमारा बन गया कितना, ये हमारा बन जाएगा कोस पाई प्लस π/3। ये हो गया आपका माइनस का कोस π/3 और माइनस का आइटा साइन π/3। ये हमारा बन गया माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा माइनस का √3/2 आइटा। तो माइनस का 1/2 माइनस √3/2 क्या आ गया, दूसरा कौन सा, e⁻− आइटा 2π/3 वाला। तो दूसरा आ गया ना। तो एक का स्क्वायर क्या बनेगा, दूसरा। अगर इसको हम ओमेगा ले रहे हैं तो ओमेगा का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी जेड के मूल क्या हो जाएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बराबर कितना है हमारा, e⁻आइटा 2π/3। तो ये आ गए इकाई के घनमूल। अब यहाँ से हम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, z³ बराबर 1, इसके मूल क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है ओमेगा इसका मूल है, ओमेगा इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब बराबर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जब भी हमें ओमेगा की पावर 3 × n चाहिएगा, हम 1 रख देंगे, जहाँ पे n हमारा क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, ओमेगा की पावर 3n बराबर 1 आएगा। ठीक है, उसके अलावा अब देखो इसके मूल है, मूलों का z³ - 1 बराबर 0 के मूल है। यहाँ से हम क्या से बता सकते हैं, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, माइनस इंटू z² का गुणांक आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, z³ का गुणांक। लेकिन इसमें z² का गुणांक क्या है, 0। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 0। और मूलों का योग हम किससे लिखेंगे, 1 + ω + ω² बराबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो ये मूलों का योग आ गया। और दूसरी बात हमने देखा था क्या, कि हमारा ओमेगा यहाँ पे है और ω² यहाँ पे है और इनका मापांक क्या है, 1 है ना, 1 है। और इसका मतलब ये इससे क्या है, समान दूरी पे स्थित है ना। और जो 1 है हमारा तीसरा रूट कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये हमारे क्या आ गए, तीनों समान दूरी पे स्थित है ना, जिस 0 से समान दूरी पे स्थित है, अगर आर्गन तल में इसे रखें तो, है ना। अब देखो दूसरा अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हमने पढ़ा था z × z बार क्या होता है, मापांक ऑफ z का स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा, जैसे z बराबर ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा × ओमेगा बार क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा बार क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ω³ 1 बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का बार क्या आने वाला है, कॉन्जुगेट क्या आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि z³ बराबर 1 के 3 मूल होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3n बराबर 1 होगा, 1 + ω² बराबर 0 होगा, ओमेगा बार बराबर ओमेगा स्क्वायर होगा, जहाँ पे ओमेगा हम किसे ले रहे हैं, e⁻ आइटा 2π/3 या -1/2 प्लस √3/2 आइटा को ले रहे हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके अलावा z³ बराबर -1 बराबर 0 है, इसके मूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z - 1 z - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसी प्रकार अगर z³ -1 की जगह z³ +1 का भी मिल गया तो हमें अलग से याद नहीं रखना, इसी में हम z+1 z+ ओमेगा और z प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 कर देंगे। यानी इसके मूल थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके मूल क्या हो जाएंगे, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो अगर n बराबर हो गया हमारा 3 के, यानी 3 लैम्डा ले लो, है ना, n की वैल्यू हो गई 3 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा कोई भी क्या होगा, इंटीजर। तो जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई होगा ये क्या दे देगा, 1, ये क्या दे देगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। कैसे, जब n बराबर क्या होगा, 3 लैम्डा। अगर n बराबर 3 लैम्डा नहीं है उस केस में क्या होगा, आंसर 0 देगा। क्यों,
क्योंकि फिर ये क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें कन्वर्ट होगा इसको हम 0 लिख देंगे। जैसे n बराबर आप दो ले लो, जैसे ही 2 लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बना ओमेगा की पावर 4, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो मूलों का ही होगा, क्या आ जाएगा 0। तो मतलब 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की वैल्यू, दो ही वैल्यू आएंगी। 0 आएगी जब n 3 का गुणांक नहीं है, और 3 आएगी जब वो 3 का गुणांक है। ठीक है, तो ये थे हमारे इकाई के घनमूल। हमने क्या देखा आज के इस वीडियो में, हमने देखा इकाई के घनमूल देख लिए हमने, उसको रोटेट करना सीख लिया। जैसे ही रोटेट करेंगे तो Z3 Z2 को रोटेट किया e की पावर आइटा एल्फा, अगर मापांक चेंज हो रहा है तो इनके मापांक से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी थर्ड के समय रोटेट कर रहे हैं तो हम माइनस Z1, ये फॉर्मूला में याद रखने। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर 3 शीर्ष दिए गए हो तो हम बता सकते हैं कि सहरेख हैं, क्या सहरेख हैं, तो AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 बराबर 0 होगा। अगर सहरेख नहीं है तो क्या बनाएंगे ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग किससे बड़ा होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ट्राइंगल आ गया तो हम उसके बाद उसका केंद्रक निकाल सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटा 3, उसका अंतः केंद्र निकाल सकते हैं। और लंब केंद्र के लिए हमने क्या देखा था, कोई भी दो इक्वेशन बनानी है। इसी प्रकार परिकेंद्र के लिए भी दो इक्वेशन। परिकेंद्र के केस में क्या होगा, तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होगा तो वहां से दो इक्वेशन बना लेंगे। लंब केंद्र में क्या होगा, भुजा के लंबवत होगा, वहां से हम m1 m2 बराबर -1 से बना लेंगे, वहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे। उसके अलावा हमने देखा था अगर हमें 4 शीर्ष दे दिए गए हो तो हम बता सकते हैं, सबसे पहले हम मिड पॉइंट देखेंगे। मिड पॉइंट 1 है तो हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समांतर चतुर्भुज या फिर रोम्बस। उसके बाद हमने क्या देखा था, विकर्णों की लंबाई देखी थी, लंबाई बराबर है तो वो किस में बराबर होती है, वर्ग में और आयत में। फिर हमने क्या देखा था, उनका एंगल देखा था, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आपका होता है वर्ग में और रोम्बस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।